हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर है हमारा कोऑर्डिनेशन पे। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। अब ये 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे आज हम मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, techniques for coordination, theoretical contribution of different writers in reference of coordination, and the last one is limitations of coordination. Okay, let's start with the coordination. What is coordination? In general, coordination जो word है उसका मतलब होता है सामंजस्य। एक लोग पीपल का ग्रुप है, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना ही कोऑर्डिनेशन होता है इन जनरल वर्ड्स। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है इन डिफरेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक एसेंशियल पार्ट है, अभिन्न अंग है जिसे आप अलग नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन से। Writer Monet said coordination is the first principle of organization. According to Monet, coordination क्या है? First principle है, ठीक है, किसका? Organization का, and includes within itself all other principles which are subordinate to it. और ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स इससे नीचे आते हैं, जैसे हायरार्की है, यूनिटी ऑफ कमांड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो जो इसके सबऑर्डिनेट हैं, इससे नीचे हैं, उन सभी में ये इंक्लूडेड है। मतलब हर स्टेप पे कोऑर्डिनेशन होता है इन अ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है न्यूमैन, ही सेड it is not a separate activity but a condition that should involve in all phases of administration. न्यूमैन कहते हैं it is not a separate activity, ये एक separate activity नहीं है। जैसे हायरार्की है, ठीक है, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड है, स्पैन है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज थी, ये एक एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, लेकिन ये हर फेज में जितनी भी फेजेस हैं, टॉप लेवल से लेके बॉटम तक जितने भी फेजेस हैं, हायरार्की है, स्केल्स हैं, उन सब में ही होनी चाहिए, ठीक है, बॉटम तक हर फेज में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऑल फेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हर फेज में इन्वॉल्व होनी चाहिए, सेपरेट नहीं है, लेकिन फेज हर फेज में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर हर फेज में एडमिनिस्ट्रेशन की हर फेज में टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी स्केल्स हैं, हायरार्कीज हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। Next is meaning of coordination. अब coordination has both positive and negative connotations. अब positive और negative दोनों ही अर्थ होते हैं coordination के। In positive way में क्या क्या है, क्या meaning है? It means bring about cooperation and teamwork. ठीक है, cooperation मतलब सहयोग और teamwork among the persons, लोगों के बीच में सहयोग और टीम वर्क लाना कोऑर्डिनेशन का मतलब है, और यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या तो लोगों के बीच में कोऑपरेशन और टीम वर्क लाना या फिर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑपरेशन और टीम वर्क लाना ही कोऑर्डिनेशन का मतलब है, ठीक है। अमंग द पीपल मतलब एक यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक यूनिट में जितने भी इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए ये लोग हैं, 9 लोग हैं,
इनके बीच में टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन लाना, या फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं, एक यूनिट ये हो गई जिसमें कुछ लोग काम कर रहे होंगे, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, ऐसे ही यूनिट्स हैं, इनके बीच में सामंजस्य बिठाना, टीम वर्क लाना, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब इस पूरे आज के लेक्चर में हम यही दो चीजों का रेफरेंस लेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सेम ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे एसबीआई बैंक है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग सिटीज में है, तो उन सारी हर ब्रांच को हम एक यूनिट मान लें, तो हर यूनिट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, कॉपरेशन और टीम वर्क लाना, या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बीच में कॉपरेशन और टीम वर्क लाना ही कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट है नेगेटिवली। अब ये तो पॉजिटिव चीजों की बात हुई, अब नेगेटिव चीजें। नेगेटिव यहाँ पे इसलिए यूज गया है क्योंकि ये नेगेटिव चीजों को रिमूव करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन की वजह से कुछ नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिवली यहाँ यूज हो रहा है कि ऐसी कौन सी नेगेटिव चीजें हैं जो कोऑर्डिनेशन की वजह से रिमूव हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट मीन्स रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकंसिस्टेंसी, फ्रिक्शन, overlapping and working at cross purpose among persons or unit of an organization। ठीक है, तो ये क्या क्या रिमूव करने में हेल्प करता है? कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि मतभेद रिमूव करने में, इनकंसिस्टेंसी मतलब इनरेगुलर है आप, काम आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, रेगुलर नहीं हो रहा है, या फ्रिक्शन है, रुकावटें हैं, ओवरलैपिंग है, एक ही लोग दो लोग तीन लोग एक ही काम को कर रहे हैं, या फिर वर्क एट क्रॉस पर्पस कि आप पर्पस आपके मिक्सअप हो गए हैं, लोगों को ये नहीं पता उनका पर्पस क्या है, वो बहुत सारे पर्पस आपस में मिक्सअप हो गए हैं। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजों को रिमूव करने में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है अमंग द पर्सन मतलब लोगों के बीच में, और यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट्स के बीच में। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके से होगा, एक तो पॉजिटिवली यूज करते हैं और एक नेगेटिव चीजों को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ये मीनिंग हो गए कोऑर्डिनेशन के। नेक्स्ट डेफिनेशन। अब कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने वर्ड्स में डेफिनेशन दी है कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले है W.H. न्यूमैन। He said coordination is the orderly synchronization of efforts to provide the proper amount, timing, directing and execution resulting in harmonious and unified action of a stated objective। न्यूमैन कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट है, यानी कि एक ऑर्डर में एक व्यवस्थित ढंग है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स का। जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं सेम टाइम पे, सिंक्रोनाइजेशन होता है एट द सेम टाइम पे जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उसका एक व्यवस्थित ढंग है। टू प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है? प्रॉपर अमाउंट प्रोवाइड करता है, टाइमिंग प्रोवाइड करता है यानी कि सही समय पे जो आप काम कर रहे हो, और डायरेक्शन, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जो किसमें रिजल्ट देता है? हार्मोनियस एंड यूनिफाइड। हार्मोनियस मतलब सामंजस्यपूर्ण काम, और यूनिफाइड मतलब एकाकीकृत, यानी कि सेम एक्शन मिलकर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में काम करते हैं, उस डायरेक्शन में काम करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कोई कार है जिसका एक टायर गड्ढे में चला गया है। ठीक है, अब 4 लोग लगे हैं उस टायर को, उस गाड़ी को वहां से निकालने के लिए। अगर वो चारों लोग सेम टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट के साथ सेम डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे तो विद इन सेकेंड वो गाड़ी निकल जाएगी।
ठीक है, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेटिव वे हो गया गाड़ी को निकालने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दो लोग आगे से खड़े हो गए, दो पीछे से खड़े हो गए, उनकी कोई टाइमिंग नहीं है, कोई किसी टाइम पे धक्का लगा रहा है, कोई किसी टाइम पे लगा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में लगा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में लगा रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उन चारों के बीच में, तो शायद उन्हें 1 घंटा या 2 घंटे, या हो सकता है वो निकाल भी ना पाए उसे उस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, सेम टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट के साथ सेम डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाना टू अचीव योर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने अपना सेट किया है ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। ये है वर्ड्स W.H. न्यूमैन के। नेक्स्ट है G.R. टेरी। ही said coordination is the adjustment of parts to each other। अब इन्होंने एक मशीनरी का एग्जाम्पल देके समझाया है, मतलब ये मान लिया है कि कोऑर्डिनेशन एक मशीन के कुछ पार्ट्स जो होते हैं जिनको एक साथ रखते हैं, एंड द मूवमेंट एंड द ऑपरेशन ऑफ पार्ट्स इन टाइम, ठीक है। सारे किसी एक मशीनरी के सारे पार्ट्स को एक साथ रख के जो एडजस्टमेंट किया जाता है, उन सबका मूवमेंट और ऑपरेशन एट द सेम टाइम, that each can make its maximum contribution to the product of the whole, जिससे प्रत्येक जो पार्ट है वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे पूरे जो होल प्रोडक्ट है उसको, ठीक है। तो इनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको हमने एडजस्ट किया है, जिनका मूवमेंट और उनका जो ऑपरेशन है वो सेम टाइम पे हो, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के साथ, जो इस पूरे प्रोडक्ट को मिले, ठीक है। ये है J.R. टेरी का वर्ड्स। नेक्स्ट है L.D. वाइट। ही सेड कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस causing disjoint elements to a concentration on a complex of forces and influence which cause the mutually independent element to act together। इनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो क्या करती है, डिसजॉइंट एलिमेंट्स, डिसजॉइंट मतलब डिस्टिंग्विश एलिमेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन मतलब उनका एक ग्रुप जिसमें कॉम्प्लेक्स फोर्सेस लग रहे हैं, उस ग्रुप में जो डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनका एक कॉन्सेंट्रेशन, उनका एक ग्रुप जिसमें कॉम्प्लेक्स फोर्सेस लगे हुए हैं, एंड इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस है which cause the mutual independent element to act। इन फोर्सेस और इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब इंडिविजुअल जो है म्यूचुअल इफेक्ट लगा रहे हैं एक साथ, ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब सेकलर हिटसन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क। इनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क, एक काम के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको आपस में इंटर रिलेट करना, उनको आपस में इंटर रिलेट करना ही कोऑर्डिनेशन है, अकॉर्डिंग टू सेकलर हिटसन। नेक्स्ट है J.C. चार्ल्सवर्थ। ही सेड कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स in an orderly whole to achieve the purpose of the undertaking। इनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन या फिर ग्रुप। सेवरल बहुत सारे पार्ट्स का जो ग्रुप है उसका ऑर्डरली इनटू अ ऑर्डरली, एक ऑर्डर में फॉर्म होना, और क्या अचीव करना, एक जो भी पर्पस, अंडरटेकिंग पर्पस है उसको अचीव करना एक साथ मिलकर, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, इन वर्ड्स ऑफ J.C. चार्ल्सवर्थ। नेक्स्ट है J.D. मोने। ही सेड कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इनके हिसाब से ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है ग्रुप एफर्ट का, मतलब एक ग्रुप है उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने, ठीक है, उसका ग्रुप एफर्ट है
टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, जो क्या करता है, सब लोग कि जो एक्शन है वो मिलके एक यूनिटी ऑफ एक्शन, एक सिंगल एक्शन फॉर्म करता है इन द परस्यू ऑफ अ कॉमन पर्पस, क्या करने के लिए, कॉमन पर्पस को परस्यू करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है, एक ग्रुप का ऑर्डरली अरेंजमेंट। ठीक है, ये है इन वर्ड्स ऑफ जेडी मोनी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ coordination. There are 3 types of coordination. First is internal and external. Second is horizontal and perpendicular. Third one is procedural and substantive. First is external and internal and external coordination. Internal coordination क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इसको फंक्शनल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। फंक्शनल क्यों, क्योंकि जो लोग एक उसमें काम कर रहे हो, उसको वो सारे काम क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और सारे फंक्शंस अगर सिंक्रोनाइज होते हैं, एक साथ हो रहे हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है, तो इस पूरे इंटरनल कोऑर्डिनेशन को हम फंक्शनल कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे मैंने बताया एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, एक सेम ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होता है, इसको स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यानी कि स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस टाइप की जो लाइंस होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती है, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर होता है जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होता है जो सेम लेवल पे होते हैं। मान लीजिए एक ऑफिसर है, उसका दूसरे ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन, एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, यानी कि पैरेलल सेम लेवल पे, अगर दोनों चीजें सेम लेवल पे हैं तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होगा, सेम लेवल पे है तो। ऐसे ही परपेंडिकुलर कब होगा, कि एक तो ऊपर लेवल पे है और एक नीचे लेवल पे है, तब वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक ऑफिसर का एक एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, एक ब्रांच का एक डिवीजन के साथ, एक डिवीजन का एक डिपार्टमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन होगा वो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेशन होगा। अ ब्रांच एंड अ डिवीजन एंड अ डिपार्टमेंट, एन ऑफिसर एंड अ एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या होगा, अब वन ब्रांच टू अनदर, वन डिवीजन टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर टॉप से बॉटम की तरफ है तो वो परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल का मतलब एक प्रोसेस को फॉलो करने वाला। ये जो टर्म है वो हर्बर्ट ए साइमन ने दी है। इनके अकॉर्डिंग प्रोसीजरल coordination is exemplified by the structure of the organization itself that define the pattern of formal relation among the members. इसका मतलब हुआ एक प्रोसीजर फॉलो करना। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं, प्रोसीजर बना दिया है कि कैसे फॉर्मल रिलेशन होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में, उस पैटर्न को फॉलो करना ही प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन हुआ। मतलब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रोसीजर बताया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना ही प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन हुआ।
The substantive coordination, on the other hand, is concerned with the content of the activities of the organization. अभी तक हमने जितने भी कोऑर्डिनेशन पढ़े वो लोगों के बीच में थे, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल हो, या फिर हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर हो, या फिर प्रोसीजरल हो। ये सिर्फ लोगों के बीच में थे, इंडिविजुअल या यूनिट्स के बीच में थे। लेकिन जो सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन है ये एक्टिविटी के बीच में है। एक एक्टिविटी यहाँ हो रही है, एक एक्टिविटी यहाँ हो रही है, एक एक्टिविटी यहाँ हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन एक्टिविटीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो होगा हमारा सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक्टिविटीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल फॉर स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग। कोऑर्डिनेशन बहुत एसेंशियल है किसके लिए, स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ रीजन दिए हैं कि क्या क्या चीजों को रिमूव करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को खत्म करता है कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अगर है तो क्या क्या चीजें अवॉइड हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स और अवॉइड हो जाएंगी और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। कैसे, अब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी अथॉरिटी क्या है, सबको पता होगा। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इनको पता है इनका एरिया ऑफ स्पेस क्या है, हमारे पास कितनी अथॉरिटी है, कितना काम है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और सबका काम डिवाइडेड है इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, एक ही काम कई लोग नहीं कर रहे होंगे, सबको अपना अपना अलग अलग काम डिफाइन होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है कॉन्फ्लिक्ट और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करता है। नीचे है सेकंड है टू सब्ट्रैक्ट the tendency among employee to attach too much significance to their work and de-emphasize others work। अब कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उनको अपना काम तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, वो अपने काम को बहुत वैल्यू देते हैं और दूसरे के को डिमोरलाइज करते हैं उनके काम को कि आपने तो कोई एफर्ट नहीं डाला, आपका काम वैल्यूएबल नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी है इस टेंडेंसी को रिमूव करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, कोई सेम काम नहीं कर रहा है तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा कि तुम्हारा काम अच्छा है मेरा काम खराब है, सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है। एक काम को कई लोगों में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट इसे दे दिया, 2 पार्ट इसे दे दिया, 3 पार्ट उसका ये इसे दे दिया, तो सब अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है और कोई सुपियोरिटी और इंफीरियरिटी वाली कंडीशन नहीं है, सबने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया, किसी का सुपीरियर नहीं है, किसी का इंफीरियर नहीं है। तो ये जो एक टेंडेंसी होती है ये एम्प्लॉयज के बीच में से खत्म हो जाती है। अब दो एम्प्लॉय अगर सेम ही काम कर रहे हैं तो ये हमेशा रहेगा नहीं मैंने तो अच्छा किया, इससे मैंने तो इससे पहले कर लिया, मेरे काम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। जब कोई सेम काम करेगा ही नहीं तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो ये एक क्वालिटी है कोऑर्डिनेशन की। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द टेंडेंसी ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ वन ओन्स एक्टिविटीज टू गेन मोर पावर। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, ग्रुप एफर्ट है, ग्रुप में कई सारे लोग काम करते हैं मिलकर और डिफरेंट डिफरेंट काम को डिवाइड कर लेते हैं एक ऑर्डरली फॉर्म में, जो जिस पोजीशन पे है जिस रैंक पे है उस अकॉर्डिंग अपना काम ले लेता है वो। ठीक है, तो इसमें जो एम्पायर बिल्डिंग की टेंडेंसी होती है, एम्पायर बिल्डिंग क्या होता है, अब कोई बहुत इंटेलिजेंट है, फास्ट है, तो वो क्या करेगा अपना काम जल्दी कर लेगा, इफेक्टिवली कर लेगा, तो वो कोशिश करेगा कि जितनी भी प्रमोशंस होने हैं वो मुझे मिले, सारी पावर मुझे मिले क्योंकि मैं फास्ट हूँ। तो उस केस में जो बाकी एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए ये बहुत फास्ट है तो ये सब काम जल्दी कर लेगा, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो ये कोशिश करेगा एम्पायर बिल्डिंग की, अपनी पावर बढ़ाने की। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करता है, क्योंकि सबके काम अलग अलग डिवाइडेड है, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, जो भी जिसका लेवल है उस लेवल का काम उसे मिला हुआ है और वो कर रहा है।
तो इसमें एक ये टेंडेंसी नहीं रहेगी कि नहीं मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ और मैं इसका भी काम कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ तो मेरी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही खत्म करता है। सबका अपना अपना काम है और एक टाइम डिसाइडेड है कि इस टाइम तक काम करना है। तो कोई अगर स्लो है तो वो भी उस टाइम तक अपना काम करेगा ही, और जो फास्ट है उसको भी उस ड्यूरेशन तक ही अपना काम करना है। तो ये टेंडेंसी रिमूव होती है किससे? कोऑर्डिनेशन से। To check the narrow perspective of specialists who engage in different and specific aspects of work. अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब आपने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि एक एम्प्लॉय को काम दिया है, 1 को कुछ काम दिया, 2 को कुछ काम दिया, 3 को कुछ काम दिया और 4 को कुछ काम दिया, और ये चारों ही लेवल पे जो काम होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो टॉप लेवल पे होगा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, काम कम होगा। ऐसे ही नीचे डिक्रीज बढ़ता जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाएगी, काम बढ़ता जाएगा। तो हर लेवल पे एक अलग अलग काम होगा। तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनको इसे चेक करना बहुत इजी हो जाएगा। नैरो प्रोस्पेक्टिव होता है बारीकी से नजर रखना, तो हर लेवल पे वो बारीकी से नजर रख सकते हैं। उनको पता है इस लेवल पे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई कपड़ा बन रहा है, तो वो कपड़े की धुलाई कैसे हो रही है, उसमें कलर इस लेवल पे हो रहा है तो कलरिंग उसका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट उसकी टेस्टिंग चल रही है कि कलर आपका निकल तो नहीं रहा, तो उस लेवल पे टेस्ट करना। तो उनका जो नैरो प्रोस्पेक्टिव है ना, वो अच्छे से कर सकते हैं। अब ये काम हम डिवाइड ना करें, कोई कोऑर्डिनेशन ना रखे, कोई कुछ भी कर रहा है, तो एक जो एक्सपर्ट है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसे चेक करना। तो ये भी एक बेनिफिट है कोऑर्डिनेशन का कि स्पेशलिस्ट हर लेवल पे चेक कर सकता है वर्क को। नेक्स्ट, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स बढ़ती जा रही है, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है तभी आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर जो यूनिट्स हैं उन्हीं को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, नए यूनिट्स तो बन ही नहीं सकते। तो ये भी एक बेनिफिट है कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट है, देयर आर सम टेक्निक्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी गई है, कैसे हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत डिफरेंट होती है, तो कौन सी टेक्निक हमें किस ऑर्गेनाइजेशन में लगानी है ये हम पे डिपेंड करता है, पर कुछ टेक्निक्स गिवन है जो आप यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। तो फर्स्ट वन है प्लानिंग। प्लानिंग के थ्रू आप कोऑर्डिनेशन ला सकते हो। पहले जो भी काम होने वाला है उसकी पूरी प्लानिंग कर लो, लिस्ट अप कर लो और एक ऑर्डर में अरेंज कर लो, देन उसे डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन लाया जा सकता है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस लाइक इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, कमेटीज, स्टाफ यूनिट्स, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स एंड सो ऑन। अब इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस या ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनको यूज करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। अब ये कैसी डिवाइसेस होती हैं? इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग्स। आप क्या करो, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में मीटिंग्स कराओ, जिससे वो आपस में डिस्कशन करके आगे का काम कर सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसेस करवाइए आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिससे कोऑर्डिनेशन बने या फिर लोगों का जो सोचने का तरीका है वो सेम डायरेक्शन में जाए। कमेटीज अपॉइंट कर सकते हैं मॉनिटर करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए कि काम प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्टाफ यूनिट्स बनाएं जिसमें स्टाफ को कोऑर्डिनेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट करें जो उनका काम सिर्फ इतना है कोऑर्डिनेट करना हर डिपार्टमेंट को। तो इन तरीके से भी आप कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड्स लाइक फॉर्म, मैनुअल्स एंड रेगुलेशन। अब ये तो बात हुई उनकी जहाँ बहुत बड़े जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो उसकी इतनी सारी यूनिट्स हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, हर सिटी में पूरी कंट्री में फैली हुई हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए या उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए आप इस तरीके की डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है,
कुछ लोग हैं उसमें काम, 14-15 लोग हैं काम करने वाले, तो उस केस में आपको इतना खर्चा करने की, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर या कमिटीज फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, मेथड। इसमें आप एक मैनुअल बना दीजिए, मैनुअल में सारे रेगुलेशंस, रूल्स लिख दीजिए और सब में डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, ठीक है, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कैसे काम करना है, किस टाइम पे क्या काम करना है और क्या क्या यहाँ के रूल्स हैं, ये सब पता चल जाएंगे तो वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करने का इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज हाउसकीपिंग एजेंसीज लाइक डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। और अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें, कोई भी काम अगर होता है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो हमारी जो सेंट्रलाइज, उससे रिलेटेड जो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज जो सप्लाई करती है, मटेरियल सप्लाई करती है, या फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सेंट्रलाइज यूनिट है जो मॉनिटर करती है उसको, उस काम को। तो ये भी क्या करती है, कोऑर्डिनेशन का ही काम करती है। मॉनिटरिंग मतलब वो देखती है कि काम प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में है नहीं है, ये भी मॉनिटर करती है। तो ये इस तरीके से भी आप कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट है वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ये बात हो रही है एक टीम की, कोई टीम है, एक टीम लीडर है, उसके अंदर कुछ लोग हैं, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, मीटिंग बुला के उन्हें वर्बली डिटेक्ट कर बता सकता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, हमारे गोल्स क्या हैं, और उनको रिटर्न में भी दे सकता है। तो ये किस केस की बात हो गई, जब एक टीम की हम बात करते हैं तो उसमें वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन यूज करके भी कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्प्रिट अमंग द एम्प्लॉयज। अब इंस्टीट्यूशनल स्प्रिट अगर हम एम्प्लॉयज में ले आए तो भी कोऑर्डिनेशन अचीव किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है, जैसे बॉर्डर पे जो आर्मी है, वो क्या होता है, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या फिर उनके अंदर एनर्जी डाली जाती है, उन्हें बोला जाता है कि नहीं, वी आर लाइफ सेवर्स, हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसी चीजें स्पिरिचुअल, ऐसी चीजें उनसे बोली जाती हैं जिससे उनके अंदर एक स्पिरिट आती है अपने देश के लिए लड़ने की। तो इस तरीके से भी आप कोऑर्डिनेशन ला सकते हो। नेक्स्ट है कंसल्टेशंस, रेफरेंसेस एंड क्लियरेंस लाइक विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब कुछ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ काम आप कर रहे हो, तो हर काम में फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी काम को, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या आप रिसेलर हो, होलसेलर हो, जिस भी चीज में हो, अगर आप कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप लगाना चाहते हो, तो उस केस में आप किसी थर्ड पार्टी, थर्ड ऐसी पार्ट वो रख लें, एजेंसीज ले लें या ऐसे सिस्टम बना लें जो उसको मॉनिटर करते रहे और उनका कोऑर्डिनेशन करते रहे यूजिंग कंसल्टेशन, रेफरेंसेस एंड क्लियरेंस। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आप अगर कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डालना चाहते हो तो आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री से। जो आपका जो पास्ट में जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन बनाए होंगे, तो वो उसके रेफरेंसेस दे देंगे आपको या फिर कंसल्टेशन प्रोवाइड कर देंगे और क्लियरेंस दे देंगे कि हाँ, इतना अमाउंट अगर आप लगाते हो तो आप इतना अचीव कर लोगे। तो इस तरीके की एजेंसीज से भी आप हेल्प ले सकते हो। रेफरेंसेस, कंसल्टेशन और क्लियरेंस टाइप की चीजें भी यूज कर सकते हो टू अचीव कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है organizational hierarchy or scale chain, which according to Mooney constitutes the universal process of coordination। अब मूने कहते हैं कि हायरार्की सिस्टम आप यूज कर सकते हो जो कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेशन हो तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो, एक हायरार्की सिस्टम बना लो टॉप से लेके बॉटम तक, और सबका काम डिवाइड कर दो, स्केल कर दो, तो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है।
अगर आप हायरार्की सिस्टम में से डिवाइड कर दे रहे हो। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू द अबव फॉर्मल मीन्स देयर आर वेरियस इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब जितने भी आपने ऊपर पढ़े वो सब फॉर्मल मीन्स थे, एक फॉर्मल तरीका था कोऑर्डिनेशन लाने का, पर ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल मीन्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल तरीके भी हैं कोऑर्डिनेशन लाने के। कैसे? पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बनाइए, जो भी आपका एम्प्लॉय है या आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसके साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बना सकते हो, डिनर पार्टीज अरेंज कर सकते हो, कॉकटेल पार्टीज कर सकते हो, पार्टी सिस्टम यूज कर सकते हो। इस तरीके से भी हम कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मंथली या फिर एनुअली पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें सारी यूनिट्स के हेड्स को बुलाते हैं ताकि उनके बीच में रिलेशन बन पाए और वो म्यूचुअली अच्छा एफर्ट डाल पाए। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल तरीके हो गए कोऑर्डिनेशन लाने के। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। अब कुछ हमारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं, थ्योरेटिकल व्यूज दिए हैं इन रेफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले है लूथर ग्यूलिक। He said he felt that coordination becomes mandatory when subdivision of work is inescapable. इन्होंने बोला है कोऑर्डिनेशन तब जरूरी हो जाता है जब सब डिवीजन यानी कि आपके जो डिवीजन्स हैं, सब डिवीजन्स हैं, उनके बीच का जो काम है उन्हें आप बचा नहीं सकते, इनएस्केपेबल। ठीक है, वो होना ही होना है, काम उनको आपस में मिलके करना ही करना है। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन मैंडेटरी है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकता, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन मींस इंटररिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क। इनके अकॉर्डिंग, लूथर के अकॉर्डिंग, किसी भी काम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपस में इंटररिलेट करना ही कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, किसी भी काम को डिवाइड कर दो कि रॉ मटेरियल ये यूनिट संभालेगी, क्वालिटी चेक यूनिट, पैकेजिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब इन सबको आपस में रिलेट करना ही कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है साइज एंड टाइम आर द ग्रेट लिमिटिंग फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। लूथर कहते हैं कि टाइम और साइज और टाइम ये दो ऐसी चीजें हैं जो कोऑर्डिनेटर के लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेशन लिमिट होता है या फिर इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है? साइज से कैसे इफेक्ट होता है? साइज से ऐसे इफेक्ट होता है, अगर मान लीजिए किसी काम को 4 लोग कर रहे हैं तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट करना बहुत इजी है। ठीक है, आपस में इन लोग बात करके या फिर किसी भी मोड को यूज करके कोऑर्डिनेशन इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम 100 लोग बैठ के कर रहे हैं तो कितना मुश्किल है ये कोऑर्डिनेशन करना। अगर हम साइज को बढ़ा दें तो हमारा कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, जितना साइज कम होगा उतना ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये एक साइज हो गया। टाइम, अब कोऑर्डिनेशन का दूसरा मतलब सिंक्रोनाइजेशन होता है, मतलब सेम टाइम पे एक्टिविटी करना, सेम टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट लगाना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था गाड़ी का, कार का, अगर आप सेम टाइम पे एफर्ट लगाओगे तो आप गाड़ी निकाल लोगे इजीली। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जितना बड़ा साइज होगा टाइमिंग की भी प्रॉब्लम आएगी, उसमें सेम टाइम पे कोई अवेलेबल है या नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन पे असर डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है hence he stated that coordination is not something that develops by accident. लूथर कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक्सीडेंटली आपको मिल गया, मतलब अचानक से अपने आप ही मिल गया। कोऑर्डिनेशन कैसे जीता जाता है? इंटेलिजेंट, परसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से जीता जाता है। ठीक है, यानी कि बुद्धि से, प्रयासों से और एक अरेंज्ड मैनर में एफर्ट डाल के
आप अचीव कर सकते हो और कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। ये अपने आप नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन साइज और टाइम पे डिपेंड करता है, तो इनको वेरी करके आप एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बना सकते हो, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो जो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हो यूजिंग दीज 3 क्वालिटीज। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर ग्यूलिक 2 प्राइमरी वेज ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन। अब ग्यूलिक के अकॉर्डिंग 2 तरीके से आप कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हो। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरलेटिंग द पार्ट्स ऑफ वर्क थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की यानी कि टॉप टू बॉटम के बीच में रिलेशन बना दो, इंटरलेट कर दो उनको, तो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा, ठीक है, हर लेवल पे। जब आपस में सब इंटररिलेट होंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे जो जो काम कर रहा है उसको सब पता होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ एन आइडिया। डोमिनेंस ऑफ आइडिया मतलब विचारों के द्वारा भी आप ऐसा कर सकते हो, विचारों के प्रभाव, डोमिनेंस प्रभाव से भी आप कोऑर्डिनेशन ला सकते हो। जैसे कि इंडियन आर्मी का ले लीजिए, वहां पे इतना जोश भर देते हैं कि लोग अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है आप अगर माइंड में डाल दो लोगों के, उनके अंदर एक स्पिरिट जगा दो अपने आइडिया से, अपने आइडिया के प्रभावों से, तो भी आप कोऑर्डिनेशन ला सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट राइटर है हमारी एमपी फोलेट। ये कहती है शी व्यूड कोऑर्डिनेशन एज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। इनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन क्या है, कोर है, जो मूल है ना इसका मैनेजमेंट का, वो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। द कोर ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। अकॉर्डिंग टू हर, कोऑर्डिनेशन मीन्स हार्मोनियस ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट्स। इनके अकॉर्डिंग हार्मोनियस मतलब सामंजस्यपूर्ण, जो व्यवस्थित पार्ट्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। यानी कि ऐसे पार्ट्स जो साथ में काम करें, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन है। शी emphasized that following 4 factors of coordination। अब इन्होंने 4 फैक्टर्स पे जोर दिया। पहला फैक्टर क्या है, कोऑर्डिनेशन एज द रेसिप्रोकल रिलेटिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स। इनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन क्या है, आपसी रिलेशनशिप है सभी फैक्टर्स के बीच में, ठीक है, इन अ सिचुएशन एंड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन देम। अभी तक हम बात कर रहे थे लोगों की, यूनिट्स की, अब ये बात करनी है किसी सिचुएशन की, एक सिचुएशन या फिर वर्क की, ठीक है। उस वर्क को करने के लिए जितने भी फैक्टर्स है, यहाँ पे नॉन ह्यूमन थिंग्स की बात हो रही है, जो काम है या सिचुएशन है उसको करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वही कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। किसी भी कोई एक काम है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग है, किसी साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग है, तो कोई टायर बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, कोई सीट बना रहा है, तो ये सारे पार्ट्स को आपस में इंटरलेट कर दें, उनके बीच में एक रिलेशन बना दें, तो वही कोऑर्डिनेशन है अकॉर्डिंग टू फोलेट। अब ये कहती है कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ वंस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। कोऑर्डिनेशन क्या है, जो भी आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मान लीजिए ए और बी आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब ए जो है वो टॉप लेवल पे है और बी जो है वो मिड में है किसी लेवल पे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए किस लेवल पे है, बी किस लेवल पे है हायरार्की में, लेकिन इनके बीच में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है तो कोऑर्डिनेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। ये किस लेवल पे है इससे डिपेंड नहीं करता। कोऑर्डिनेशन इज द अर्ली स्टेज दैट इज इन्वॉल्विंग द कंसर्न पीपल इन द पॉलिसी मेकिंग स्टेज। अब अर्ली स्टेज पे हम कोऑर्डिनेशन कैसे ला सकते हैं,
जब भी हम लोगों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, तो जब हम बनाना शुरू करते हैं उस टाइम पे उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग स्टेज में इन्वॉल्व करना जिनके लिए पॉलिसी बन रही है, वो होता है कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस। जैसे मान लीजिए अभी किसान बिल पे बात चल रही है, तो जब किसान बिल प्रपोज्ड हुआ, बनना शुरू हुआ था, उस टाइम अगर किसान से यानी कि फार्मर्स से फीडबैक लिया जाता कि वो आखिर चाहते क्या है, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो उसको हम बोलते कोऑर्डिनेशन इन द अर्ली स्टेजेस। जब हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करा उसी टाइम हमने फीडबैक लिया उन लोगों से जिनके लिए हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन द अर्ली स्टेज। ये थ्योरी भी किसने दी है? फोलेट ने दी है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम प्लानिंग टू एक्टिविटी, एक्टिविटी टू फर्दर प्लानिंग। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इस वाले काम में तो हमने कोऑर्डिनेशन कर लिया, अब जो नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए या फिर नहीं लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी काम की प्लानिंग कर रहे हो और फिर उसको परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां से वहां तक आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर एक्टिविटी से लेके उस काम को उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हो उसमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब एक साइकिल है, एक काम खत्म हो गया उस पर कोऑर्डिनेशन, फिर नेक्स्ट के लिए फिर कोऑर्डिनेशन, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट राइटर है जेडी थॉमसन। ही said he identified the following three kind of interdependencies in organization. अब कोऑर्डिनेशन से पहले इन्होंने बताया है इंटरडिपेंडेंसी। हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? अगर ये दो यूनिट्स हैं या फिर मान लीजिए दो लोग हैं, एक 1 है एक 2 है, इनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? इनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब इनका काम एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो इन दोनों के काम पे डिपेंड कर रहा है, तो इनको एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत है। मान लीजिए एक कॉलेज में एक प्रोफेसर है, एक दूसरे कॉलेज में प्रोफेसर है, तो इनका काम तो एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं, तो इन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। ये कभी भी कुछ भी करें, ये कभी भी कुछ भी करें, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कहाँ जरूरत पड़ती है? जब इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट होते हैं, तब कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन से पहले वो बताया कि इंटरडिपेंडेंसी कितने टाइप की होती है। जब हमें ये पता चल जाएगी तो हम उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे लाएं वो भी आसानी से पता कर लेंगे। तो इनके हिसाब से 3 तरीके की होती है। फर्स्ट है पूल्ड इंटरडिपेंडेंसी। पूल्ड क्या होती है? पूल्ड का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी यूनिट्स हैं जो ऑटोनॉमस हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है। इस यूनिट का इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कुछ नहीं लेना, इससे ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है। इसको ऐसे ले सकते हो, एक यूनिवर्सिटी है जिससे ये कॉलेज जो है एफिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इन कॉलेज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी से रिलेशन है बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये हो गई ऑटोनॉमस यूनिट्स। अब इन 6 कॉलेजेस हैं, इनकी टोटल परफॉर्मेंस किसको इफेक्ट करेगी? यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। अगर इसमें से किसी का रिजल्ट खराब हो जाता है, मान लीजिए 5% रिजल्ट दिया इसने फर्स्ट ने, बाकी सबने बहुत अच्छा दिया, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस यूनिवर्सिटी की वो तो इफेक्ट करेगी ड्यू टू दिस कॉलेज। तो पूल्ड इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है? जिसमें ऑटोनॉमस यूनिट्स होती हैं बहुत सारी जो आपस में कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन उन सबकी परफॉर्मेंस को मिलाकर जो टोटल उसकी होल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस सफर करती है, उसको बोलते हैं पूल्ड इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंसी। सीक्वेंशियल का मतलब है सीक्वेंस में, यानी कि ये जो इनपुट ले रहा है, ये जो आउटपुट दे रहा है वो इसके लिए इनपुट होगा, ये जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट होगा, और जो इसका आउटपुट है वो थर्ड वाले के लिए इनपुट होगा। ठीक है,
ये हो गई इंटरडिपेंडेंसी। द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द आउटपुट ऑफ वन यूनिट बिकम द इनपुट ऑफ द सेकेंड यूनिट। ये हो गई हमारी सीक्वेंशियल। ठीक है, अब ये कौन सी यूनिट्स हैं, ये आप ले सकते हो। मान लीजिए कोई फूड कंपनी है, फूड कंपनी में कौन कौन सी यूनिट्स होती है। पहली यूनिट होती है जिसमें रॉ मटेरियल आता है, ठीक है। फिर दूसरी यूनिट होती है जो उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करती है, क्वालिटी चेक यूनिट होती है। वो क्वालिटी चेक के बाद भेज देती है प्रोसेसिंग यूनिट में, जो इसको प्रोसेस करता है। उसके बाद होती है पैकेजिंग, जो भी आपका फूड बन जाता है उसकी पैकेजिंग। अब ये चार अलग अलग यूनिट हो गई, चारों में अलग अलग काम हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट यूनिट है रॉ मटेरियल वाली, इसका जो आउटपुट है, इससे जो सामान आ रहा है वो क्वालिटी चेक वाले के लिए इनपुट हो गया। अब क्वालिटी चेक करके जो सामान जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए, वो इसका तो आउटपुट है क्वालिटी चेक का, लेकिन इसके लिए इनपुट हो गया प्रोसेसिंग के लिए। ऐसे ही प्रोसेसिंग करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट बन गया, उसकी पैकेजिंग हो रही है, तो पैकेजिंग के लिए वो इनपुट है और इस प्रोसेस के लिए वो आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको बोलते हैं सीक्वेंशियली इंटरडिपेंडेंट, या फिर इस तरीके की डिपेंडेंसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंसी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है एक आउटपुट आपकी कई यूनिट्स के लिए इनपुट है। मान लीजिए ये आपका रॉ मटेरियल था, एप्पल था ये, ठीक है। तो इस एप्पल से एक जगह जूस बन रहा है और एक जगह जैम बन रहा है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में सेम रॉ एप्पल जा रहा है क्वालिटी चेक के बाद, ठीक है। इस वाले के लिए भी इनपुट है और इसके लिए भी ये इनपुट है, जबकि ये क्या है, इसका आउटपुट है। तो ऐसी यूनिट so are organized that the output of each unit become inputs of other units। एक ऐसी यूनिट जिसके आउटपुट जो है दूसरों के लिए इनपुट की तरह काम करे, ये हो गए हमारे रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंसीज। अब Thomson also suggested the following three kind of coordination technique to match the above three types of interdependencies। अब इन तीनों के लिए इन्होंने तीन काइंड की कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स दी। पहली है स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि पूल्ड आपका इंटरडिपेंडेंसी थी उसके लिए है। तो पूल्ड के लिए क्या करना है, मैंने एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया था, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, एक स्टैंडर्ड फिट सेट कर दें, एक मैनुअल दे दें जिसमें सारे स्टैंडर्ड लिखे हो, जिसमें ये हो कि किस तरीके के आपके स्टूडेंट का जो लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप फैकल्टी कितनी एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्म कर दें और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिससे क्या होगा, सबकी परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेट हो जाएगी और टोटल ओवरऑल जो आपकी टोटल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड में कोऑर्डिनेशन बाय प्लान। सेकंड था आपका सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंसीज, उसमें आप कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हो, प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। आप ये प्लान कर सकते हो कि किस टाइम पे या कितना अमाउंट ऑफ आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्वालिटी चेक के लिए आएगा, और कितना टाइम के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, और कितने टाइम के बाद पैकेजिंग होगी या कितने मटेरियल की पैकेजिंग होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन आप प्लानिंग के साथ अचीव कर सकते हो। थर्ड है आपका कोऑर्डिनेशन बाय म्यूचुअल एडजस्टमेंट। अब थर्ड था आपका रेसिप्रोकल, यानी कि एक का आउटपुट कईयों के लिए इनपुट है। एग्जाम्पल लिया था हमने एप्पल का, ठीक है, जिससे जूस बन रहा है और क्या बन रहा है, जैम बन रहा है। अब मान लीजिए जो आपके एप्पल की क्वांटिटी है वो कम है आई एक दिन, तो जूस उसने क्या करा, जूस को ज्यादा दे दिया, उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी जूस के लिए ज्यादा दे दी, ठीक है, और जैम के लिए कम दे दी। नेक्स्ट डे उसने क्या करा, वो जो क्वालिटी जो जैम के लिए कम दी थी वो उसने नेक्स्ट डे जैम को ज्यादा दे दी और जूस के लिए कम दे दी। तो इसके लिए आप म्यूचुअली एडजस्टमेंट भी कर सकते हो टू अचीव कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हल्लेन कीवलैंड। अब ये क्या कहते हैं, हल्लेन ने एक थ्योरी दी, टेंशन थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिए। टेंशन थ्योरी क्या कहती है, दैट सजेस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी डेलिब्रेट प्लानिंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन jurisdiction and program of various unit।
ये होती है हमारी टेंशन थ्योरी। टेंशन थ्योरी क्या कहती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार प्लानिंग डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के प्लानिंग की जाती है टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। किसमें, अधिकार क्षेत्र में, ज्यूरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की डेलिबरेटली प्लानिंग की जाती है, जानबूझ के प्लानिंग की जाती है एंड प्रोग्राम ऑफ वेरियस ग्रुप, और जो बाकी यूनिट्स के प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बीच में। ठीक है, इसी को बोला जाता है टेंशन थ्योरी, जो डेलिबरेटली प्लानिंग होती है टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको बोलते हैं टेंशन थ्योरी। और ये हल एंड क्लीवलैंड ने दी थी। प्लीज प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Such conflicts in the administration focus the issue related to public interest, otherwise would be overridden। अब ये क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा कब होता है भाई, ऐसा क्यों करेगा कोई, डेलिबरेटली ऐसी प्लानिंग क्यों करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ये किस केस में होता है। इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है, एक तरफ तो रूलिंग पार्टी होती है और एक तरफ अपोजिशन होता है। ठीक है, इन दोनों का ही काम क्या है, बिल पास करना या नए चेंजेस करना हमारे लॉज में, या लॉ पास करना। लेकिन क्या होता है, इनमें हमेशा मतभेद रहता है, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टिव रहते हैं। क्यों रहते हैं, रूलिंग पार्टी ने एक बिल बनाया, उसने सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचा कि ऐसा ऐसा करने से ये इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, लेकिन जब वो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो अपोजिशन वालों ने उसमें कुछ कमियां निकाली। नहीं, आपने ऐसा तो सोचा ही नहीं, आपने इस ग्रुप के बारे में सोचा ही नहीं, आपने इनके बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, आप जितनी भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितनी भी डायरेक्शन होती है, वो सब सोच लेते हो आप सबके बारे में, आपको अच्छी चीजें भी, नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें निकल के आती हैं जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे माइंड इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब पैदा किए जाते हैं, जब आपको कोई प्लानिंग करनी हो, आपको कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज लानी हो, ऐसी टाइम पे आप बहुत सारे माइंड्स को इकट्ठा करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो, फिर एक लॉ या एक बिल बनाते हो। तो वो क्या होता है, वो नियर अबाउट परफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज के एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो ऐसी चीजें कहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, जहां पर हम पब्लिक इंटरेस्ट के काम या इश्यूज हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, thus he opposed the structuring of an organization to attain complete coordination। अब ये हमारे ऐसे सिंगल ऑथर हैं जो अपोज कर रहे हैं इस बात का कि कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसके अपोज में है। ये ऐसे सिंगल हमारे ऑथर हैं, बाकी सब बोल रहे थे कि होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर सब कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में होंगे तो कोई भी किसी और डायरेक्शन में सोचेगा ही नहीं, सब एक दूसरे को फॉलो करते रहेंगे और सेम डायरेक्शन में चलते रहेंगे, जिससे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो छूट जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट भी जरूरी है, टेंशन थ्योरी भी जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने अपोज किया कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का, टेंशन थ्योरी दी, और क्यों दी, क्योंकि पब्लिक इश्यूज मतलब पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज के लिए ये एक कंपल्शन है कि आप सब डायरेक्शन में सोचो। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैकफार्लैंड। ही सजेस्टेड 4 ways ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन। इन्होंने 4 तरीके बताए कोऑर्डिनेशन अचीव करने का। फर्स्ट है क्लैरिफाइंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने ये बोला कि जो भी हमारा हायरार्की स्केल है, हर लेवल पे जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है, उन सबको क्लैरिफाई कर दीजिए, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और आपकी टीम हमेशा कोऑर्डिनेटेड रहेगी। चेकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। उन्होंने फिर बोला कि आप एक थर्ड पर्सन अपॉइंट कर दीजिए जो चेक करेगा हर लेवल पे और ऑब्जर्व करता रहेगा, तो भी आप कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जर्व करता रहेगा, जहां पे भी उसे लगेगा कोऑर्डिनेशन नहीं है वो उसको बोल देगा या करवा देगा, तो इस तरीके से अचीव कर सकते हो। थर्ड इज फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी पूरी टीम में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर रहेगा उस टीम में, तो भी कोऑर्डिनेशन हमेशा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन थ्रू लीडरशिप।
आप एक ऐसा लीडर ले लो जो बहुत एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है और एक्सपीरियंस्ड है, तो उस केस में भी लीडरशिप की वजह से भी कोऑर्डिनेशन इजीली पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशंस और हिंड्रेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कोऑर्डिनेशन के लिए रुकावटें हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? अकॉर्डिंग टू लूथर ग्यूलिक, द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द अचीवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन अचीव करने में हिंड्रेंस है, रुकावट है। वो कौन कौन से हैं? अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑफ ग्रुप। फ्यूचर में कौन कैसे बिहेव करेगा, इंडिविजुअल या ग्रुप, वो अनसर्टेन है, उसका आप अभी से नहीं बता सकते कि ये इंडिविजुअल फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करता रहेगा या फिर ये यूनिट फ्यूचर में भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये एक रुकावट है। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम, करेक्टर अमंग लीडर्स। अगर जो लीडर है उसमें लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब जो भी वो काम कर रहा है, जिस भी फील्ड में है, उसको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसे विजडम नहीं है, या फिर करेक्टर नहीं है वैसा, तो भी कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो भी कोऑर्डिनेशन अचीव नहीं हो पाएगा। तो उसके जो अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये भी एक हिंड्रेंस है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड टेक्निक्स। जो लीडर है, जो बॉस है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है या फिर उसको टेक्निक्स ही नहीं पता है कि कैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। द वास्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व एंड द इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मैन एंड लाइफ। अब ऐसी चीजें जो ह्यूमन नॉलेज से परे हैं, स्पेशली जो ह्यूमन और उसकी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मेडिकल फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डॉक्टर्स के भी हाथ में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता है पर सब कुछ पता नहीं है। कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे मेडिकल लाइन भी फेल हो जाती है। तो ये भी एक रीजन हो गया जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और कई बार ह्यूमन को नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता। लैक ऑफ प्रॉपर मेथड्स फॉर डेवलपिंग, कंसीडरिंग, परफेक्टिंग एंड अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज एंड प्रोग्राम्स। कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, अपने काम को उतना परफेक्टली नहीं कर सकते। कई सारे डिपार्टमेंट अभी भी ऐसे हैं जो मैनुअल वर्क पे ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन यूजिंग कंप्यूटर्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होता है, क्योंकि उनका टाइमली काम ही नहीं हो पाएगा, तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ वो कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रीजन है कोऑर्डिनेशन ना होने का। अब नेक्स्ट है हमारे स्केलर हैडसन। इनके हिसाब से हिंड्रेंस कौन कौन से हैं जो रुकावट बनते हैं कोऑर्डिनेशन में? एनॉर्मस ग्रोथ इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा साइज हो और कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन अचीव नहीं होता, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किससे है? गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं वो बहुत ज्यादा वास्ट हैं, बड़ी हैं, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन, लोग इन्वॉल्व हैं। तो उस केस में कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, साइज बहुत बड़ा होने की वजह से कोऑर्डिनेशन अचीव नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनैलिटीज एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब जैसे कि हमें पता है जो भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में पॉलिटिकल फैक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, वो कितनी फैसिलिटीज दे रही है, वो किस डिपार्टमेंट में कितना काम दे रही है और कितना उनको सपोर्ट कर रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ लीडर्स विद विजडम एंड नॉलेज। सेम चीज जैसे ग्यूलिक ने बोला कि लीडर्स जो है उनके पास विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है
कि कैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पेनिट्रेट करें या कैसे यूज करें, तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन लैक करेगा। नेक्स्ट है द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटरनेशनल डायमेंशन। टू एक्सलेट एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटरनेशनल डायमेंशन, अगर आप अपना काम जो है दूसरी कंट्री में भी एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रही हैं गवर्नमेंट की, तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन इफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि अब एक कंट्री में कुछ और रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फैसिलिटीज हैं, दूसरे कंट्री में अलग पॉलिसीज हैं, अलग गवर्नमेंट है, वहां के लोग अलग है, वहां की लैंग्वेज अलग है, वहां का एनवायरमेंट अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, तो ये सब चीजें होती हैं जिनकी वजह से भी कोऑर्डिनेशन इफेक्ट करता है, इन वर्ड्स ऑफ हडसन। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए लिमिटेशन और हिंड्रेंसेस। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस पहले भी कई सारे एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट मैं ये बस कहना चाहूंगी, अभी तक जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसे आप रिवाइज करते रहो। 1 या 2 दिन पढ़ के आप कभी भी चीजें रिमेम्बर याद नहीं कर पाओगे, फाइनली आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितने भी ऑथर्स हैं उन्होंने क्या क्या बोला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, हायरार्की में टिल डेट जितने भी मैंने पढ़ाए हैं वो सब आप नोट कर लीजिए, अपनी जो भी स्टडी रूम है उस वॉल पे लगा लीजिए और उसको रोज रिवाइज करिए 10 या 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आप एग्जाम में उसको बहुत इजीली कर लोगे। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई वैल्यू पुट्टी कटी है, आपको बस ये याद रखना है किस ऑथर ने क्या बोला, वो सारे कीवर्ड्स आपने याद कर लिए, तो बस देखते ही टिक लगाना है। तो रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए, अपना रिवीजन करते रहिए, और विदाउट रिवीजन आप इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।